स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि आपके पास करंट क्या होता है, तो करंट एक चार्ज का फ्लो है। या तो वो पॉजिटिव चार्ज है और वो एक साइड पे फ्लो हो रहा है, या फिर वो नेगेटिव चार्ज है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट एंड इट इज़ डिफाइनिंग एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट Q अपॉन टी। Q इज़ चार्ज एंड T इज़ टाइम। बट जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो यहाँ पे फ्रॉम फिनोमिना कुछ ये हो रहा होता है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, वो एक पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है एंड देन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वापस आ जाता है। फिर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस जाता है एंड देन ये वापस आ जाता है। एंड दिस इज़ नॉन एज ऑसिलेशंस, कि ये ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है, वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है एक ही जगह पे रुक के। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब भी वो इसी तरह से ही करता है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है जो हम बेसिक डिस्कशन करते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन कर रहे हैं। सो दी वाइब्रेशन ऑफ चार्ज और ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इज नॉन एज इज क्रिएटिंग अल्टरनेटिंग करंट। सो इस तरह से क्या आपके पास क्रिएट होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट होता है। ओके, सो बात करें कि इस चैप्टर के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। सो द आंसर इज़ कि डिस्क्राइब द टर्म टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू। सो इसके अंदर आप जो है वो पहले तो अल्टरनेटिंग करंट को हम ड्रॉ करना सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या है। सो अल्टरनेटिंग करंट एक वेव लाइक करंट होता है। वेव यानी कि जैसे कि आपके पास एक जब हम वेव मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर जितने भी सारे टर्म्स हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। कि आप क्या करेंगे कि उसका टाइम पीरियड बताएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएंगे, पीक वैल्यू बताएंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताएंगे। अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस जो है वो उसके आपने बताने होते हैं। फिर हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इक्वेशन। वो इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, यानी कि जो वेव की इक्वेशंस होती है उस फॉर्म में। डिस्क्राइब द फेस ऑफ एसी। एसी का फेस हम डिफाइन करेंगे। फेस जो है वो एक खास टर्म है वेव की। फेस लेग कैसे होता है और लीड्स कैसे होता है, यानी कि लेग मतलब आगे कैसे जाता है और पीछे कब आता है। आइडेंटिफाई इंडक्टर्स और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसी टर्म्ड एज chokes devices which are present high resistance alternating current। तो ये सारी चीज़ें। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एसी थ्रू रेजिस्टर्स। अगर रेजिस्टर है उसके थ्रू, उसके अंदर से एसी जो है वो करंट गुजर रहा है, तो क्या किस तरह का फिनोमिना अगर होगा वो उसको डिस्कस करेंगे। अगर कैपेसिटर के अंदर से एसी पास हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। और अगर ये इंडक्टर के अंदर से एसी पास हो रहा है तो क्या फिनोमिना अकर होगा। अप्लाई द नॉलेज एंड कैलकुलेशन द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर्स इंडक्टेंस, यानी कि हम अपनी जो बेसिक नॉलेज है ओम्स लॉ वगैरह को यूज़ करके हम रिएक्टेंस डिफाइन करेंगे कैपेसिटर की और इंडक्टर की। डिस्क्राइब इम्पिडेंस और वेक्टर समीशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रिएक्टेंस। और फाइनली एक और सर्किट होता है कंबाइन, आपने जो है उसमें रेजिस्टेंस रिएक्टेंस वगैरह बतानी होती है। कंस्ट्रक्ट फेज डायग्राम, कैरी आउट कैलकुलेशंस, करंट सर्किट इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस, रिएक्टिव कंपोनेंट इन सीरीज़, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम से आप एसी के सॉल्व कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एसी एंड कैलकुलेशंस बेस, एक फिनोमेना होता है रेजोनेंस का, उसको हम डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, कि मैक्स आप किसी भी सर्किट के थ्रू मैक्सिमम पावर को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि इम्पीडेंस को आप लेस कर दें, यानी कि जो आपका कंबाइन सर्किट है उसके इम्पीडेंस को आप कम कर दें। फिर उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशंस का की बारी आ जाती है, वो भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, identify the light of the part of the continuous spectrum electromagnetic wave all of which travel in vacuum।
same as we describe the information transmission of the radio wave, identify microwave certain frequency, और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और इनके इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट लेते हैं एसी से। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय मोस्ट जनरेटर इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एसी। जो आपका जनरेटर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है वो एसी की फॉर्म में बनाता है। पावर हाउस से जो बिजली बनती है वो एसी की ही बिजली बनती है। एसी के कुछ एडवांटेज हैं डीसी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की। सो बहरहाल जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। जो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, a theory describe relation between accelerating charge circuit and electric and magnetic field was given by James Clerk Maxwell in 1864 called electromagnetic theory. The theory predicts the accelerated electric charge radiates electromagnetic wave which propagate at the speed of light. हाँ, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी आपके पास कोई भी एसी करंट, यानी एसी करंट का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। जब कोई भी चार्ज ऑसिलेट करता है तो उसके राउंड अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहरहाल यहाँ पे इस सेंस में आप लेंगे। अच्छा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट सप्लाई ऑफ द सर्किट of electrical devices may comes from a direct current source DC or an alternating current source AC. In direct current electricity, electrons flows continuously in one direction from the source power through a conductor to a load. तो डीसी में क्या होता है, बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डीसी में आपका जो मैंने आपको बातें बताई कि डीसी के अंदर जो है चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, बीच में कोई लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो चार्ज इसके अंदर से फ्लो होकर ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बट एसी में क्या होता है, सोर्स विच प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पोलैरिटी with time is called as alternating source. A voltage which change its polarity at regular interval of time is called alternating voltage. वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज करते हैं, इस चीज़ का क्या मतलब है ये ज़रा समझ लेते हैं। लेट्स से कि ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये प्लस है और ये माइनस है टाइम t1 पे, ठीक है। टाइम t2 हुआ, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बार बार क्या हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रही है। कभी ये प्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है, कभी प्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है। इसी तरीके से इसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें पोलैरिटी चेंज होना। सो यहाँ से अब हमारा पहला ग्राफ आया है, जो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। इस चीज़ को हमने समझना है। यहाँ पे एक वोल्टेज आपके पास पावर सप्लाई है। जब भी हम अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई बनाएंगे तो कुछ इस तरह से करके बनाएंगे। आई रिपीट अगेन कि ये आपने गोल सा सर्किल बनाना है, उसके अंदर इस तरह से करके पावर सप्लाई बना देनी है। एक साइड से जो है वो लाइट आ रही है लाइन, और एक जो है एक साइड से जो है वो जा रही है, ठीक है। एक को लाइन कह सकते हैं, एक को न्यूट्रल कह सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में इन्होंने दिखाया है, ये बीच में रजिस्टर है, रजिस्टर के थ्रू इस तरह करंट फ्लो हो रहा है और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इस चीज़ को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि ये आपके पास क्या है, वोल्टेजेस हैं, और ये हमारे पास ओमेगा टी है। ओमेगा टी क्या है एक्चुअल में, ओमेगा टी एक्चुअल में एंगल होता है, फेस होता है इसका, ठीक है। सो इसको हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि इस पॉइंट पे आपका फेस एंगल ज़ीरो है, एंड देन जो है वो वोल्टेज भी ज़ीरो है, ठीक है। जैसे ही फेस एंगल 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे वोल्टेज आपके मैक्सिमम हो जाते हैं। जब फेस एंगल आपका 180 डिग्री होता है तो वोल्टेज आपके ज़ीरो हो जाते हैं। जब फेस एंगल आपका 270 डिग्री होता है तो आपकी वोल्टेज जो है वो माइनस में चले जाते हैं पीक पे। और जब फेस एंगल आपका 360 होता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, फिर ज़ीरो पे अगेन आ जाती है साइकिल। अच्छा, ये फेस एंगल किस चीज़ का है, तो आंसर है जब जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जो है जिस जनरेटर से प्रोड्यूस होता है उस जनरेटर का ये फेस एंगल है, और जनरेटर की कॉइल का फेस एंगल माना जाता है। सो वहीं से इसका प्रॉपर कनेक्शन होता है।
यहाँ पे अगर हम इस फार्मूले को लिखें कि वोल्टेज जो है वो एक्चुअल में कैसे लिखे जाएंगे, आंसर है वोल्टेज को आप इस तरह से रिपोर्ट करेंगे, V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये जो वेव बन रही है ये वेव साइन की वेव है। बिल्कुल इस तरीके से इस चीज़ को डिफ़ाइन किया जा सकता है कि जो वोल्टेज हैं, जो वोल्टेज आपको टर्मिनल वोल्टेज मिल रहे हैं, ये वोल्टेज इस मैक्सिमम के को अगर आप साइन के फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं ओमेगा टी के साथ, तो ये वैसे ही वोल्टेजेस हैं सारे। ठीक है, सो ये सबसे पहला फार्मूला है कि आपने वोल्टेज डिफाइन किए साइनसोइडल वेव के। अच्छा, ये साइनसोइडल वेव फॉर्म आया। अब यहाँ पे हम देखें कि एसी की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे कि एक साइकिल बनी हुई है, तो ये एक साइनसोइडल वेव है। अब ये साइनसोइडल वेव में एक्चुअल में हो क्या रहा है? सो एक्चुअल में कुछ इस तरह का फिनोमिना है कि ये यहाँ पे एक चार्ज है, वो चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस आया। अब इसको इससे कह लें, यहाँ से स्टार्ट हुआ ही चलना, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आया दूसरे कॉर्नर पे, फिर ये यहाँ से यहाँ वापस मिड में आके जहाँ से चला था वहाँ पे आके रुक गया। तो इतना फिनोमेना अगर अकर हुआ तो ये पूरी एक वेव बनी चार्ज के हिसाब से। वोल्टेज मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम, वोल्टेज ज़ीरो। सबसे पहली एक टर्मिनोलॉजी आती है साइकिल के नाम से। A complete set of positive and negative value of an alternating quantity is known as a cycle. Shows one cycle of the alternating voltage. The cycle can also be defined as in terms of angular measure. One cycle correspond to 360 और 2 pi radians. इसी तरीके से जो है वो टाइम पीरियड को आप डिफाइन कर सकते हैं। एक पूरी साइकिल क्या होती है? साइकिल यही है, वेव की साइकिल जो 360 डिग्री की होती है, उसी के बारे में ऊपर सारा कुछ होता है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ये जो आपकी एक कंप्लीट साइकिल है, इसके लिए जो टाइम चाहिए उसको आप टाइम पीरियड कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज़ दी नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, और ये टाइम पीरियड का रिवर्स होती है। फ्रीक्वेंसी आपका एफ इज इक्वल्स टू 1/t। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, the value of the alternating quantity at any instant is called instantaneous value. Let's say कि मैं यहाँ पे जो है वो मालूम करना चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, कैसे फाइंड करूँगा? तो सिंपल है, V इज इक्वल्स टू वी मैक्स। वी मैक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके साथ मैं अपना साइन का एंगल लगा दूंगा। ये एंगल मेरा 90 है, ये 180 है। सो 180 और 90 के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल अप्रॉक्सीमेट मेरा मौजूद है यहाँ पे 90, 100 और 135। यहाँ पे मैं लगा दूंगा कि ये मिड का एंगल नहीं उसके। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये है, एज एन एग्जांपल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ द वोल्टेज 0, 90, 270। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, 0 प्लस वी एम माइनस वी एम रिस्पेक्टिवली शो। द एसी वेव फॉर्म इज़ constantly changing with time, therefore it can be expressed as a peak value, average value, mean value and RMS values। क्योंकि ये टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो फिर इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं। एक वैल्यू आप डिफ़ाइन करते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू यानी कि जो इसकी टॉप की वैल्यू है उसको आप पीक वैल्यू कहेंगे। ये पीक नेगेटिव में भी होती है और ये पॉजिटिव में भी होती है, तो आप पॉजिटिव वाले को मैक्सिमम पीक उसका ले लेंगे, उसी का नेगेटिव कर दें तो नेगेटिव में आ जाएगा। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू से क्या मुराद है? द एवरेज वैल्यू ऑफ अ वेव फॉर्म इज़ एवरेज ऑफ ऑल इट्स वैल्यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जितनी भी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी, ज़ीरो आ रही है, फिर उसके बाद जो है वो पीक आ रही है, फिर ज़ीरो आ रही है, फिर माइनस पीक आ रही है, फिर ये आ रही है, इस सब का सबको सम करें और इसका एवरेज ले लें। फिर एक चीज़ आती है आपके पास आरएमएस का कॉन्सेप्ट। आरएमएस का कॉन्सेप्ट कुछ ये कहता है कि आप, अच्छा ये एवरेज लेना कैसे? टोटल नेट एरिया अंडर द कर्व फॉर अ टाइम टी डिवाइड बाई टाइम, यानी कि जो आपने कर्व के अंदर जितना भी नेट एरिया आ रहा है उसको लेके टाइम से डिवाइड करवा दें। आरएमएस वैल्यू क्या कहते हैं? द इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी करंट डीसी which when flowing through a resistor produce the same amount of heat as that produced by the alternating current when flowing through the same resistor on the same time। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज द स्टेडी करंट है
विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, जब आपने जो है वो एक करंट किसी भी रजिस्टर के थ्रू फ्लो करवा दिया, तो चाहे आप अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाएं, चाहे आप डीसी को फ्लो करवाएं, चाहे आप एसी को फ्लो करवाएं, चाहे आप डीसी को फ्लो करवाएं किसी भी रजिस्टर के थ्रू, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस एसी की वैल्यू और जिस डीसी की वैल्यू पे आपको सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी, वही आपकी आरएमएस वैल्यू होगी। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल करंट एंड वोल्टेजेस, ये हम कैसे इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ऑल ये पीक वैल्यू पे हमने बात कर ली, एवरेज वैल्यू निकाल ली। पीक टू पीक वैल्यू पे भी हम बता सकते हैं, पीक से पीक की, यानी कि अपर पीक और लोअर पीक को देख के, मे बी इंपॉर्टेंट सम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, बट इट इज़ द आर एम एस ऑफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द यूज। आर एम एस जो है वो एक और ख़ास किस्म की वैल्यू है जो यहाँ पे समटाइम हमें चाहिए होती है, यूज़ करते हैं हम। सो उसको अभी देख लेंगे। द इक्वेशन फॉर द अल्टरनेटिव करंट के लिए जो इक्वेशन है वो भी सेम ही होगी, जैसे कि आपने वोल्टेज की इक्वेशन लिखी, इसी तरीके से आप करंट की लिख सकते हैं। वी की वैल्यू क्या लिखी थी, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, वी क्या होता है, वी क्या होता है, आई इंटू आर होता है। सो आप यहाँ पे वी नहीं लिखे हैं, आई इंटू आर लिख दें। ठीक है, यहाँ पे भी आई एम इंटू आर लिख दें। ठीक है, सो आर से आर कैंसिल आउट कर दें तो आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, इस तरह से आ जाएगा। फिर अगर हम पावर की बात करें, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू ऊपर वाली आप सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि ये मेरे पास एक वेव है नीचे की तरफ, ये करके, ये इसका आरएमएस करंट है। ठीक है, और जो इसकी पावर है उसको अगर हम डिफाइन करें वो ऐसे है। इस चीज़ को मैथमेटिकली किस तरह से हम देखेंगे कि इक्वेशन से रिलेट करेंगे। आपने देखा कि जो पावर है वो करंट का स्क्वायर हो रही है, और जब भी आप किसी साइनसोइडल फंक्शन का स्क्वायर लेते हैं, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, कोई भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेट्स से कि ये जो है साइन की वेव है जो कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, हमने इसका स्क्वायर ले लिया तो ये टोटली पॉजिटिव हो गई, और ये साथ साथ डबल भी हो गई, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ आ गया इसके, और ये साथ में फिर पूरी डबल भी हो गई। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका। फिर हम बात करें कि पावर इज इक्वल्स टू हाफ आई स्क्वायर एम इंटू आर, ये भी एवरेज पावर डिलीवरी का जो है एक फार्मूला है एवरेज पावर का। ठीक है, सो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये आपके पास आई स्क्वायर आर पावर का फार्मूला आ गया, कहाँ से आया, बेसिक जो आपका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, इसके अंदर आपने आई जो है वो साइन वाली प्रोड्यूस कर दी। इसके बाद अब मैं अगर आपको बताऊँ कि साइन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, तो साइन की वैल्यू जो होती है वो +1 ज़ीरो -1 इनके दरमियान सर्कुलेट करती है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो माइनस है ये इसके अंदर से सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी, 1 बचेगा और 0 बचेगा। और अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज निकाल लूँ तो ये क्या बनेगा, 1/2। सो अब मैं बात करूँ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या है, 1/2। तो अब मैं कहूँ कि एवरेज पावर क्या है, तो एवरेज पावर मेरे पास क्या है, 1/2 आई स्क्वायर, इस तरह से हमने ये निकाल ली। अच्छा, जब आप एवरेज पावर निकाल लेते हैं तो एवरेज पावर से ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है आरएमएस का, पावर डिलीवर। सो अगर हम पी इज इक्वस टू आर एम एस स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर रखे हैं, यानी कि जो करंट है आपने वो आर एम एस वाला रखना है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लें। दोनों पावर्स हमेशा सेम रहती हैं, पावर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, क्योंकि पावर जो है रिलेटेड है किससे, एनर्जी से। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर 1/2 आई एम स्क्वायर आर, यहाँ पे आप आर से आर कैंसिल आउट करवा दें, और आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह का आया कि आर एम एस पावर इज इक्वस टू आई डिवाइड बाई √2। और यहाँ पे आप इसका जो है वो इस, यानी कि आपने क्या किया, बोथ साइड √, ले लिया। सो 1/√2 जो है वो 0.707 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि आर एम एस
करंट की अगर हम बात करेंगे तो RMS करंट इज इक्वल्स टू 0.707 IM के बराबर है। अच्छा, एन अल्टरनेट करंट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ कोसाइन फंक्शन। अल्टरनेट करंट को आप कोसाइन फंक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं समटाइम। सो उसके लिए फिर जो है वो VRMS, अच्छा VRMS को अगर हम सिमिलरली जैसे कि आपने करंट के RMS को डिफ़ाइन किया, इसी तरह VRMS भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या है, तो वो भी हमारे पास 0.707 आती है VM के। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पावर का फार्मूला वो वाला लिखेंगे जिसके अंदर हमारे पास वो होता है V²/R वाला फार्मूला ले लेंगे आप पावर का, और इस फार्मूले को यूज़ करके आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास फाइनली ये रिज़ल्ट आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फेस ऑफ AC के ऊपर, कि AC के फेसेस, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक फ़िगर है। इस फिगर के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम बताने हैं एक्चुअल में, AC के डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स को जो है वो बताना है। तो ये एक वेव पूरी बनी 0, 90, 180, 270, 360। तो मेरे पास 0 पे 0 टाइम है, यहाँ पे T/4 टाइम है, यहाँ पे T/2 टाइम है, यानी कि ये पूरा जो है वो टाइम पीरियड है। तो ये इसका जो है वो आधा टाइम पीरियड का हाफ है T/2, ये इसका हाफ का हाफ है यानी कि T/4, और ये जो है वो इसका थर्ड यानी कि 1/3 पार्ट है। 3 पार्ट्स हैं ऑफ दी 4 पार्ट्स। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं फेस ऑफ अ पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ दी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड। यानी कि आप जब टाइम पीरियड को फ्रैक्शनल पार्ट में बताते हैं और साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी हैज़ प्रोपगेट फ्रॉम द सिलेक्टिव ज़ीरो पोजीशन टू द रेफरेंस। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि इस तरीके से आप फेस बता सकते हैं। अब अगर मैं इसको जो है वो कुछ इस तरह से रिलेट करूँ सर्कुलर मोशन से, तो सर्कुलर मोशन से भी आप अपनी साइनसोइडल को जो है वो रिलेट कर सकते हैं। कि सर्किल में जब एक बॉडी जो है वो 0 डिग्री पे होती है, तो इट्स मीन डैट कि आपकी बॉडी जो है वो कहाँ होती है, यहाँ पे साइन वेव की फॉर्म में यहाँ होती है। इसके बाद जब आपके पास सर्किल में कोई भी जो है बॉडी 90 डिग्री पे चली जाती है, तो इसका मतलब वो बॉडी वेव में यहाँ पे आ गई। वो पॉइंट आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। फिर आपने अगर ये 180 डिग्री यहाँ पे इतना ले लिया, एंगल अचीव कर लिया, तो ये आपकी हाफ ऑफ साइकिल मानी जाती है। ये जो नेगेटिव साइकिल है, तो ये सर्किल में यहाँ पे ये जो मज़ीद एंगल बच जाते हैं 180 से अबव के 360 तक, तो ये नेगेटिव साइकिल मानी जाती है। इसी तरीके से तो यहाँ पे आप क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं जो कि चेंज हो रहा है, ओमेगा टी की फॉर्म में होता है, रेडियन पर सेकंड। अगर हम फेस डिफरेंस की बात करें तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है कि फेस के अंदर कितना डिफरेंस है। लेट्स से कि मेरे पास एक वेव है और ये मेरे पास यहाँ पे एक और वेव है, ठीक है। सो अब मैं बताऊँगा इसके अंदर फेस का कितना डिफरेंस है। ये वेव जब ज़ीरो पे थी तो ये ज़ीरो पे ही थी एक तरह से। ये वेव जब 90 डिग्री पे आ गई तो ये वेव ज़ीरो पे आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये वेव 90 चल चुकी है और ये अभी ज़ीरो है, तो यहाँ 90 डिग्री का फेस डिफरेंस आ रहा है। यानी कि फेस में डिफरेंस कितना है इन वेव्स में, 90 डिग्री का। यही चीज़ साइन और कॉस के दरमियान होती है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये दोनों दो दो फिगर्स बनाई हैं, इनके अंदर फेस का डिफरेंस पाया जाता है। तो ये इसके अंदर इतना फेस डिफरेंस है, इसके अंदर इतना फेस डिफरेंस है, इसके अंदर 90 डिग्री का है, और इसके अंदर जो है वो इन्होंने यहाँ पीछे इंडिकेट नहीं किया हुआ, तो हम बता देते हैं। जब फेस डिफरेंस की बात आती है तो आपका एंगल के अंदर यहाँ पे फेस को हम डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि ओरिजिनल आपका ओमेगा टी था, उस ओमेगा टी में से आपने कुछ माइनस कर देना है, -5। ये 5 क्या है, ये 5 वो वैल्यू है जितना एंगल आपने जो है वो माइनस करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अगर आपकी जो वेव है वो आगे की तरफ चली गई है, तो आपने इसमें से 5 को माइनस करना है, ये इतना एरिया माइनस करना होता है। और अगर वेव आपकी जो है वो पीछे से शुरू हो रही है, तो इतना डिफरेंस आ गया फेस में। अब आपने ये जो 5 है इसको आपने प्लस करना होता है, ये जो फेस डिफरेंस है। अच्छा, AC थ्रू रजिस्टर, AC को अगर आप रजिस्टर से
जो है वो करवाएं, फ्लो करवाएं, तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो चीज़ें हमने यहाँ पे एनालाइज करनी है, एक वोल्टेज और एक करंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ये वोल्टेज कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज हो रहा है। करंट थोड़ा सा वोल्टेज से एम्पलीट्यूड में के मुकाबले में कम होता है, नीचे होता है, ठीक है। सो करंट आपका थोड़ा सा इससे नीचे होगा, बट करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के केस में बिल्कुल सेम फेज में होते हैं कि जैसे ही आपका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ होता है तो करंट भी आपका इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वोल्टेज डिक्रीज़ होता है तो वो करंट भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और ये उसके साथ साथ चलता है। बट द वैल्यू ऑफ द करंट इज़ ऑलवेज लेस। अच्छा, वैल्यू ऑफ द करंट इज ऑलवेज लेस इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आर को अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल सकती है कि जब आप आई को रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वोल्टेज आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है जिस वैल्यू को आई से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, और करवाने के बाद रिजल्ट में आपके पास जो वोल्टेज आना है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपके पास सर्किट के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद है। तो अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के बगैर कोई सर्किट में होता नहीं है, और ये खुद ही रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को जब आप करंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वोल्टेज आएगा। तो यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि करंट जो आएगा वो वोल्टेज को जब आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करवाएंगे तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, इस वैल्यू को थोड़ा सा रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे थोड़ी सी कम हो जाएगी वैल्यू, जो कि आई की वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू कम होगी। यहाँ पे हमारे पास आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर लिखा हुआ है, यहाँ पे वी मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल्स टू आई बैक साइन ओमेगा टी। ये जस्ट रजिस्टर के केस में इसी तरीके से सिंपल फार्मूला आ जाता है। आर एफ एस का निकालें तो इन दोनों के नीचे जो है रूट से इसको मैक्सिमम को वाले को रूट से डिवाइड करवा दें तो ये ओम्स लॉ बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ आर एम एस। सो एक और चीज़ है पावर लॉस इन रजिस्टर। रजिस्टर के थ्रू पावर क्या लॉस होती है, तो ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है कि ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की। जस्ट यहाँ पे ये पावर का ग्राफ आ गया है। पावर का ग्राफ अभी जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था, इसमें आपने एवरेज लेना होता है। जब आप एवरेज लेते हैं तो आप और स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर लेने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव में आ जाती है। तो जो पावर लॉस होगी, जो पावर का फार्मूला आएगा रजिस्टर के केस में, वही पावर लॉस का फार्मूला होता है। पावर होती ही लॉस होने के लिए, ठीक है, रजिस्टर के थ्रू। सो आई होप आपको यहाँ तक ये सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू इंडक्टर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे लीड और लैग का कॉन्सेप्ट आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।